सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अनूप कुमार आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ओर देखेंगे। ठीक है, क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की कहानी बहुत ही पुरानी है, लगभग 5000 साल पहले। कितने की? 5000 साल पहले, लगभग 2725 बीसी की बात है। 2725 बीसी की बात है। इजिप्ट यानी कि मिस्र के लोगों ने यह देखा कि नील नदी यानी कि नाइल रिवर में एक ऐसी फिश मिली थी, एक ऐसी फिश पाई गई थी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी, इसलिए वहां के लोगों ने उस फिश का नाम दे दिया थंडरर ऑफ द नाइल। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एवेंजर्स वाली मूवीज में थॉर को क्या बोला जाता है? तूफान के देवता, है ना, थंडर। उसी तरह से थंडर ऑफ द नाइल नाम दिया गया किसे? इस इलेक्ट्रिक फिश को। ठीक है, उसके बाद लगभग 600 बीसी के आसपास एक साइंटिस्ट थे, नाम है उनका थेल्स। 600 बीसी के आसपास एक साइंटिस्ट थे, नाम है उनका क्या? थेल्स। थेल्स जो थे वो मिलेट्स से बिलोंग करते थे, और मिलेट्स और थेल्स एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। इनका एक एक्सपेरिमेंट था। क्या एक्सपेरिमेंट था? कि उन्होंने एक एम्बर लिया था। एम्बर क्या होता है? एक तरह का येलो मटेरियल होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है, उसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। अब उन्होंने उसे क्या किया था? उसे बिल्ली की खाल, कैट ऑफ द फ्लेश से रब कर दिया था। ठीक है, एम्बर को जब बिल्ली की खाल यानी कैट ऑफ द फ्लेश से रब किया गया तो यह देखा गया एम्बर जो है वो किसी लाइट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, पेपर पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो अभी के लैंग्वेज में हम अगर उसकी बात करें तो ये जो एम्बर था, एम्बर को किससे रब किया गया था? एम्बर है क्या? एक तरह का येलो मटेरियल है। एम्बर एक क्या है? येलो मटेरियल है जो थोड़ा चिपचिपा टाइप का है। ठीक है, और एम्बर को किससे रब किया गया? फ्लेश ऑफ द कैट से। और फ्लेश ऑफ द कैट से रब करने के बाद एम्बर क्या कर सकता था? लाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे कि लाइट पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता था? डस्ट पार्टिकल्स हो गया और पेपर पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स पेपर पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा था। लेकिन उस टाइम लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि वो समझ पाते कि ये एक तरह का साइंस का इन्वेंशन है, इसलिए उन्होंने इसे जादू टोना का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? जादू टोना का नाम, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन यानी कि जादू टोना। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लोगे, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये यूएसए के साइंटिस्ट थे।
बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए से बिलोंग करते थे, वो वहां के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1600 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक काइट को तूफान के समय यानी कि थंडर स्टॉर्म के समय यानी कि तूफान के समय उड़ाया था, ठीक है। क्या किया था? उड़ाया था। और काइट में एक मेटल की को यानी कि धातु की चाबी को टाई कर दिया था। टाई करना मतलब बांध दिया था। अब बात है जब थंडरस्टॉर्म का टाइम था तो एकाएक क्या हुई? बिजली गिरी, ठीक है। बिजली गिरने से, बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग से, बिजली गिरना या लाइटनिंग से क्या हुआ? मेटल की ने अपनी ओर उसे अट्रैक्ट किया, जिसके कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत ही ज्यादा तेज झटका लगा, ठीक है। और इसके कारण उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। नोट करोगे? इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कवरी के बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कवरी के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि विद्युत आवेशों के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी बहुत ही पहले हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम किसी कंघी से अपने बाल को रब करते हैं और वो क्या कर पाता है तो इजीली किसी भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर पेपर पार्टिकल्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर पाता है। वो किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। मतलब कि यदि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाए तो उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये चीजें कॉमन है ना। जब भी मेटल्स कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमें पता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज the property of a material, it is the property of a material which is caused by excess or deficiency of electrons, ठीक है। अब हम इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो उसमें इलेक्ट्रॉन की
कमी या अधिकता के कारण आता है। नोट कर लोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल या मैटर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं उसे, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ objects which enables it to attract each other। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण यह दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। नोट कर लो। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, यानी कि विद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी कि पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। चलो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि विद्युत आवेशों के प्रकार। विद्युत आवेशों के प्रकार। There are two types of electric charges. First, positive charge, यानी कि धन आवेश। और दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश। ठीक है, नोट करोगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि विद्युत आवेशों की विशेषताएं। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि विद्युत आवेशों की महत्वपूर्ण विशेषताएं।
ठीक है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब समान चार्ज क्या होंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दूसरा क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो विषम आवेश होंगे, विषम आवेश यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। फर्स्ट, like charges repel each other. Like charges repel each other. For example, a positive charge repels a positive charge. एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब वही कि एक नेगेटिव चार्ज भी एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सेम टू सेम। ओके, और इसे हिंदी में लिख लेते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, a positive charge always attracts a negative charge। इसे कैसे लिख लेते हैं, विषम आवेश या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लोगे हिंदी में कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश को हमेशा आकर्षित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम, लिख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। नोट कर लो, ठीक है। अब हम चार्ज के एसआई यूनिट यानी कि 1 कूलॉम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। 1 कूलॉम it is the quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton
on an equal charge placed at a distance of 1 meter. So 1 meter इसे क्या कहते हैं, 1 कूलम, है ना, 1 कूलम हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। विद्युत आवेश की वह इकाई जो 1 मीटर दूरी पर रखे समान इकाई पर 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन बल लगाता है उसे 1 कूलम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी है जो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे किसी से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे सेम अमाउंट पर 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाता है। ठीक है, नोट कर लो। आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, फिर भी मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन has a charge of -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन के पास कितना होगा? प्रोटॉन के पास सेम होता है बट प्लस में होता है ना। प्रोटॉन के पास वो प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है क्योंकि 10⁻⁻19 बहुत छोटा है ना, नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स किसे कहते हैं? वे सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स वे सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, नोट करते हैं। कंडक्टर्स, द सबस्टेंसेस व्हिच allow electricity or electric charges to flow through them are called conductors। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहले हम इसे हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद उससे लिखते हैं। वे सभी पदार्थ जो विद्युत आवेशों को अपने से पास होने
देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है। जनरली सभी मेटल्स और कुछ मेटल अलॉयज क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, लिखते हैं ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि सभी धातु जैसे कि चांदी, तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत के चालक होते हैं। नोट कर लो। some metal alloys like nichrome, manganese and constant are conductors, but their conductivity is very low। ठीक है, मतलब कि कुछ मेटल अलॉय जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीशियम और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। मेटल से कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है, बहुत कम होती है। हिंदी में देख लो इसे, कुछ धातु अयस्क विद्युत के चालक होते हैं। जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीशियम और कांस्टेंट, है ना, मैग्नीशियम तथा नाइक्रोम, मैग्नीशियम तथा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है को इंग्लिश में ही लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, था कांस्टेंट है। लेकिन उनकी चालकता
बहुत कम होती है, कम होती है। ठीक है, नोट करो। जनरली सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो क्या है, विद्युत का चालक है, यानी कि कंडक्टर है, और वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप। ठीक है, तो उसे लिख लेते हैं। देखो ग्रेफाइट, ब्रैकेट में लिखोगे विच इज allotrope of carbon is also a conductor यानी कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, विद्युत का एक चालक भी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने थ्रू पास होने नहीं देते। ठीक, लिखते हैं इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक। वे सभी पदार्थ जो विद्युत आवेशों को अपने द्वारा पास नहीं होने देते हैं, उसे हम कुचालक कहते हैं। यानी कि those substances which do not allow electric charges or electricity to flow through them are called insulators। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लोगे, जनरली all non-metals are insulators। ठीक है,
यहाँ पर आप सभी को एक सवाल नजर आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन है? व्हाई कंडक्टर इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग करंट एंड इंसुलेटर इज नॉट। कंडक्टर से ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, इंसुलेटर से क्यों नहीं होती? इसका रीजन भी यहाँ दिया गया। क्या रीजन दिया गया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। इसके कारण वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देता है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियाई से लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब वीकली बॉन्डेड होते हैं, उसमें उतना ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है, मतलब थोड़ी एनर्जी देकर उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। क्लास 9 में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, जब हम बैटरी से ऐड करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट उसके फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के कारण। और जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसलिए लिखा मैंने दैट इज व्हाई कंडक्टर इज कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इंसुलेटर इज नॉट। इसलिए कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में कैपेबल होता है और इंसुलेटर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। लिखोगे there are two types of electricity. फर्स्ट क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? धारा विद्युत, धारा विद्युत। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ये क्लासिफिकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टेबल होंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, और अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस अनस्टेबल होंगे यानी कि मोशन में होंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन किसके कारण हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब लिखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी it is the type of
इलेक्ट्रिसिटी in which charges remain at rest, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, lightning in the sky, charge acquired by glass rod when it is rubbed with silk cloth, नोट करो। अब हम इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। स्थिर विद्युत का वह प्रकार है जिसमें विद्युत आवेश स्थिर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या, लाइटनिंग इन द स्काई यानी कि बिजली का चमकना, और दूसरा तो पता ही है, ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। लिखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब धारा विद्युत। इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which electric charges are in motion for example, starting a car और भी बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा। यानी कि धारा विद्युत का वह प्रकार है जिसमें विद्युत आवेश गतिशील होते हैं।
होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही कार को स्टार्ट कर रहा, लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। थैंक यू।